नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा बीजेपी नेताओं ने दावा किया और दावा ऐसा किया कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। दरअसल दावा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में आने में दिलचस्पी रखते हैं और ये दावा भी बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। ऐसे में क्या हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, और अगर नहीं तो बीजेपी नेता इस तरह का दावा क्यों कर रहे हैं? इसी को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की सियासत में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासी हड़कंप देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली ने एक पोस्ट में दावा किया कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस पोस्ट को चेंज कर दिया, लेकिन तब तक बात आग की तरह सियासी गलियारों में फैल चुकी थी। और अब इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस दावे के पीछे का आधार भी बताया। उनका दावा है कि जो अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के विधायक सीएम के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब मामले में वार पलटवार भी चल रहा है। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से पलटवार किया गया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जहां बड़ोली को नसीहत दी, तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उन पर तंज कसा। पंडित मोहनलाल जी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको पहले तो बात करने से सोचना चाहिए। पहले तो विधायकों को कह दिया कि मेरे विधायक संपर्क में, और फिर डिलीट कर दिया। कम से कम नाम तो बता देने चाहिए कि कौन से उनके संपर्क में है। और मोहनलाल जी को दूसरी पार्टी के विधायकों या नेताओं की चिंता छोड़ के प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था स्थिति पे चिंता करनी चाहिए, बढ़ते अपराध पे चिंता करनी चाहिए, बढ़ते नशे पे चिंता करनी चाहिए। को वैसे तो देखने की जरूरत नहीं। बाकी अगर देखूं मैं तो ये समझता हूं कि बड़ोली जी जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाने की जो बातें चल रही थी और लगता था कि शायद यही बनेंगे, उनको कहीं इस बात का फिक्र हो गया कि ये जो देरी हो रही है इसमें शायद नंबर ही ना हो, तो पार्टी को एक संदेश दे रहे हैं कि मेरे से बढ़िया कोई आदमी हो नहीं सकता। जो बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए के साथ भी अपना एक राब्ता बनाया है, तो ये साधारणतः ये एक तरीका होता है अपने प्रेजेंस को ये दिखाने का कि मुझे ही रखो आगे। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हो जाता। बड़ोली के जैसा ही कुछ दावा किया है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। हम नेता प्रतिपक्ष बना लो, तारपन नहीं बनता किसी और बाहरले देश की किसी आदमी ने बुलाकर बना लो। राहुल गांधी भी आकर चले गया, उस पर भी नहीं बना। अब जिलाध्यक्ष वास्ते राहुल गांधी बुला लिया, तब नेता प्रतिपक्ष वास्ते उनको विदेश से बुलाना पड़ेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता इनके पास। तो इसलिए कांग्रेस अपनी कमियों को देखे, अपनी समस्याओं को देखे, अपनी जिम्मेवारियों को देखे कि इस प्रकार आज पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस के अंदर विधायकों की दौड़ लगी हुई है बीजेपी में शामिल होने की। एक तरफ जहां कांग्रेस में संगठन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, तो वहीं गुटबाजी को लेकर भी कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर है। लेकिन इस तरह की खबरों के बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने दावा किया कि बीजेपी की वोटिंग मशीन अब खत्म हो चुकी है और अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की बात को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस में मनभेद नहीं, कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेस का गुट है। उसमें कौन अच्छा काम करता है उसको जगह मिलेगा। कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ प्रजातंत्र में मतभेद जरूरी है, मनभेद नहीं रहना है। उधर मनभेद नहीं है, मतभेद रहा हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक आदमी बोल दिया बाकी कोई नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल इस मामले में अब सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या प्रदेश की सियासत में बड़ी उथल-पुथल होगी या नहीं। अगर बीजेपी के दावे में दम है, तो क्या वाकई कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है? और अगर ऐसा नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से ऐसे समय में जब सामने कोई चुनाव भी नहीं, तो ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी डिबेट में जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत क्योंकि बीजेपी की ओर से ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो आपसे ही करते हैं नेहरा जी। क्या वाकई कुछ विधायक कांग्रेस के आप लोगों के साथ आने में दिलचस्पी रख रहे हैं, या फिर केवल ये राजनीतिक बयानबाजी या स्टंट है? जी, देश में
वह हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बहुत कमजोर हो चुका है। पूरे ये सब लोगों को पता है ये बात कि किस तरह से देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर है। और जब किसी दल में नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो वहां के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है और उनमें कहीं ना कहीं असुरक्षा की एक भावना पनपती है। उनको अपने नेतृत्व के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर जब विश्वास नहीं रहता तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने जो सुरक्षित भविष्य की तलाश में जब रहते हैं तो उन्हें एक ऐसा दल दिखाई देता है जिसके लिए देश सबसे पहले है, जिसके नेता चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हो, जो हमेशा पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ में दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक भगदड़ का माहौल है। आपने देखा होगा पिछले लगभग एक साल के अंदर 100 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को देश भर के अंदर छोड़ चुके हैं, जिसमें हरियाणा में भी बड़े बड़े नेता हैं। आप सबको उनकी जानकारी है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इस डूबते हुए जहाज में कोई बैठने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में संगठन नहीं है, फूट है आपस में। लगभग पिछले 8-9 महीने से नेता प्रतिपक्ष तक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। इसलिए सिरसा से कांग्रेस के जो विधायक है श्री गोकुल सेतिया जी, लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के काम किए हैं ज्योति जी, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो विधायक है शैली चौधरी जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को मेहनती और ईमानदार मुख्यमंत्री बताया है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं सीएम की। कुछ लोग, सुनिए, चुनावी हवा देखकर कुछ लोग, जिन्हें लग रहा था कि कांग्रेस शायद चुनाव जीते, जिस तरह के अनुमान और आकलन सामने आ रहे थे, कांग्रेस के टिकट के लिए अगर कुछ लोग चले जाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस से टिकट भी लेते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, उसके बाद सत्तासीन पार्टी या सीएम की तारीफ करते हैं, तो क्या जेन्युइन मान रहे हैं उस तारीफ को या सियासत की मौका परस्ती आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चाहे कितना भी अच्छा भाजपा सरकार काम करे, कितना भी अच्छा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी काम करें, वो तारीफ के बजाय हमेशा आलोचना ही करते हैं। तो मुझे लगता है जो विधायक तारीफ करते हैं, सही मायने में जो जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो सही मायने में उनकी जब सराहना करते हैं तो निश्चित रूप से काम की सराहना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी विधायक अगर तारीफ करेगा तो सरकार कोई अतिरिक्त फायदा उसको देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके लिए हम लोगों के लिए सब बराबर हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, चाहे फिर वो विपक्ष का विधायक है, सबको बराबर पैसा देना, सबके बराबर विकास के काम करना, सबकी बराबर सुनवाई करना, सबका साथ और सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस चीज से भी दुखी हैं, जो पिछले दौरान सूचियां इनकी आई हैं, चाहे राहुल जी के साथ में बैठक हो या फिर यूथ कांग्रेस के अंदर जो सूची जारी हुई, ये मृत लोगों को बैठक में बुलाते हैं और उनको पद बांट देते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा कार्यकर्ता दुनिया में है और कौन सा कार्यकर्ता स्वर्गवासी हो चुका है। इसके साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी ने कई बार कहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, लेकिन 2 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी का काम करे, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वो काम करे और किसी लाभ के पद की वो उम्मीद न करे। अच्छे लोगों की क्या डेफिनेशन है? जो बीजेपी में आ जाए वही अच्छे हैं? ज्योति जी, जो समाज के लिए अच्छा काम करें, जो देश हित को सबसे पहले ऊपर रख के चलें, ऐसे लोग जो जिनकी जनता तारीफ करे, वो सही मायने में अच्छे लोग हैं, जो अपने लोगों का काम करें। तो इसीलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी ने कहा है कि 2 साल तक एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जो भाजपा में काम करने के लिए तैयार है, उनका स्वागत है। किसी लाभ के पद की उम्मीद लेकर के वो ना आए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो फील्ड में रहते हैं। वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो 11 वर्ष जो संकल्प से सिद्धि तक जो पूरे हुए हैं, उनको जनता के बीच में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जा रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, फील्ड में जाके लोगों को बेनिफिट बताने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश में और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार हार झेलने को मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर खुद मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, ये सब लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं। कोई ना कोई संगठनात्मक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चला ही रहता है। इसके साथ साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जिस तरह से भाजपा को तीसरी बार
देश में, हरियाणा प्रदेश में काम करने का मौका मिला है। ज्योति जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब मेहनत में लगे हुए हैं, आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो अगला चुनाव होना है, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होना है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाले। कांग्रेस पार्टी ने कई बार दावे किए हैं कि हम संगठन बना देंगे। अभी मेरे साथ डिबेट में जो बैठे हैं मेरे बड़े भाई हैं वेद प्रकाश जी, इन्होंने कई बार डिबेट में, ज्योति जी आपने देखा हो तो, दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष का जल्दी ही हम चुनाव कर लेंगे, नेता प्रतिपक्ष हम चुन लेंगे। बहुत दिनों से ये दावा करते हैं डिबेट में कि हम संगठन बना देंगे। जब उदयभान जी बने थे तब भी दावा करते थे जी हम संगठन बना देंगे। उससे पहले कुमारी सैलजा जी, अशोक तंवर जी। तो ये जो संगठन नहीं बना पा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, आपस की जो फूट है उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए अपना परिवार पहले है, इनके लिए देश और जो पार्टी है वो बाद में है। अब सोनिया जी और राहुल कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रहे हूँ। ज्योति अलग अलग गुटों में आप लोग भी क्या इनकी मदद ही कर रहे हैं? कुछ गुट तो आप लोग पहले ही शामिल करवा चुके हैं बीजेपी में, कुछ पर आप लोगों की नजर है इनके परिवार पर, सेंधमारी कर रहे हैं आप लोग। मैं विद्रोही जी हैं क्या हमारे साथ? पीसीआर विद्रोही जी, सबसे बड़ी बात पिछले 2 दिन से, कल भी मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट की थी, बीजेपी प्रवक्ता जब जब चर्चा में जुड़ रहे हैं कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है और इस डूबते जहाज से कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में गए। विधायकों की बात हो रही कि कुछ विधायक जो सीएम की तारीफ भी कर रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में भी हैं और कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। उनका स्वागत है। क्योंकि जी आपको, भाई रजत संगीता जी को, विजेंद्र जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी, मक्कार, षड्यंत्रकारी, अनैतिक पार्टी है। आपको ये सब तो शोभा नहीं देते वैसे पार्टी के बारे में। अगर इनका प्रकाश जी आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हम आपके बीच में नहीं बोले। मैं बताऊंगा नहीं देते ना, मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा क्यों बोला है, सुन तो लीजिए। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट ना हो तो जवाब करिए, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का, और गलत होंगे तो मैं माफी मांग लूंगा आपसे, मुझे कोई शर्म नहीं आती है कभी। तो इतने झूठे और मक्कार पार्टी है, वो आपके सामने कांग्रेस पार्टी साथ साथ क्यों बोल रहे हैं नेहरा जी? आप बहुत विस्तार से आपने उत्तर दिया है, इन्होंने सिंगल कमेंट नहीं किया आपकी बात के दौरान। नहीं, ये गलत है। ठीक कराएंगी ना ये? अगर किसी नहीं, पार्टी के लिए इस शब्द के शब्दों के ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को डिफाइन करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं माफी मांग लूंगा। इनको अपनी बात तो कहने दीजिए। और स्टिल आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप अपने समय में बोलिएगा। अभी मैं आपको कह रही हूँ, अभी आप सुन लीजिए। मैडम, अगर आप बहस को रखना चाहती है तो इनको क्या तो चुप रखिए या इनको म्यूट करिए। क्या इनकी आदत है कि झूठ भी बोलेंगे और इनकी झूठ की पौन खोलेंगे तो हल्ला भी मचाएंगे। मैंने आपसे अभी कहा कि मैं अभी साबित कर रहा हूँ, दूसरे मैं अभी साबित कर देता हूँ आपके सामने। मोहनलाल बड़ौली जी अगर मक्कार, झूठे, षड्यंत्रकारी नहीं है तो उन्होंने पोस्ट पर लगा रहना चाहिए था। जो ही खींचा लेकर शुरू हुई, डिलीट कर भाग गए। डिलीट करके पोस्ट कौन भागता है? जो ट्रोल होता है, जो झूठा होता है, जो अफवाहबाज होता है, जो मक्कार होता है, जो षड्यंत्रकारी होता है, जो मक्कार कांग्रेस पार्टी होता है, वो मक्कार और धूर्त, तो ये भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरे, ये सब कांग्रेस पार्टी का नेता है ज्योति जी। और मैं उदाहरण देता हूँ। मेरा जी आप उदाहरण दीजिएगा इनकी ऑडियो अभी तो डाउन कर दीजिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। आप बात करें विद्रोही जी। मैडम, मुझे आप बता दीजिए, कोई सच्चा सुच्चा आदमी अपनी पोस्ट को डिलीट करता है क्या? मैं अपनी पोस्ट को जब डिलीट करूंगा तब मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मैं माफी आपसे कर मांगूंगा जब मैं कोई गलत बोल दूंगा। और जब मैंने कोई गलत नहीं बोला, कुछ झूठ नहीं लिखा, तो मैं अपनी पोस्ट को क्यों डिलीट करूंगा? और जो व्यक्ति अपनी पोस्ट को डिलीट कर भाग जाए उसे आप झूठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बता दें? अफवाह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बता दें? मक्कार नहीं कहेंगे तो आप बता दें? षड्यंत्रकारी नहीं कहेंगे तो आप बता दें? और मैं तो चुनौती देता हूँ श्रीमान मोहनलाल बड़ौली को, वो सच्चे सूचे हैं तो अपनी पोस्ट को कायम रखें, क्या जरूरत है डिलीट करने की? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग शामिल करना चाहते हैं, तुमको चुनौती देते हैं, आप शामिल कर लीजिए। और मैं नेहरा को, बीजेपी को पूरी को चुनौती देता हूँ, मुझे बता दें किन विधायक ने कब मुख्यमंत्री की सार्वजनिक मंच पर प्रशंसा की है? शैली चौधरी नारायणगढ़ की है, और आदरणीय
नायब सिंह सैनी जी भी नारायणगढ़ गए। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर गए नारायणगढ़, हर क्षेत्र के अंदर, मेरे क्षेत्र में भी अगर कोई पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उसका सामाजिक एक अभिनंदन सभी करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोग, और उसमें सभी दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को बुलाते हैं। और उसके अंदर उन्होंने कहा बड़ी खुशी हुई, हमारे भाई मुख्यमंत्री बन गए, मेहनती है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब की बात है, जब वो नारायणगढ़ गए और उनका सामाजिक अभिनंदन हुआ था। और उसमें अकेले कांग्रेस नहीं, दूसरे दलों के लोग भी शामिल हैं। अगर आप किसी के अभिनंदन में जाओगे तो क्या आप उसकी प्रशंसा करोगे या उसके गालियां कराओगे? स्वाभाविक के जितना तक। उसके बाद शैली चौधरी ने कभी इनकी प्रशंसा की हो तो बता दें। हाँ, गोखल फैसला ने 2 बार की है। किस बात पर की है? कोई सार्वजनिक मंच पर नहीं की। एक बार वो एयरपोर्ट पर गए थे, वो उनको भीतर नहीं पड़ने दिया, मुख्यमंत्री ने उनको भीतर बुला लिया, उन्होंने प्रशंसा करी। एक बार वो मुख्यमंत्री के साथ उनके आवास में मिलने गए थे चंडीगढ़, वो उनके आप लोग अपने विधायकों पर नजर तो रखते होंगे ना, जो बार बार हाईकमान पर तो सवाल उठाते हैं, दूसरी पार्टी की तारीफ करते रहते हैं, कभी कहते हैं हमें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, हालांकि वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं। अरे मैडम, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि कहाँ थी, आप सुन तो लीजिए मैडम। वो उनके घर गए, उन्होंने रोटी खिला दी, चाय पानी पिला दी, उन्होंने प्रशंसा कर दी, मुख्यमंत्री बड़े अच्छे आदमी, हमको रोटी खिलाई, हम किसी राजनीतिक मंच पर किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कोई तारीफ नहीं की। और अगर की हो तो आपके भी चैनल है, पूरे हरियाणा में आपके रिपोर्टर है, आप ऑन रिकॉर्ड बता दें। अब कोई व्यक्ति ये कोई दावा कर दे, मैं कब दावा कर देता हूं कि भाजपा के सारे नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं, रविवार को मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी में आए थे, सार्वजनिक मंच पर राव इंद्रजीत की खुलेआम बेइज्जती कर गए। राव इंद्रजीत ने कहा कि भाई हमारे दम पर सरकार बनी, हमारा विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जवाब में क्या कहा कि भाई ये पार्टी किसी जाति की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है, किसी क्षेत्र की नहीं है, सबकी है, सबका काम एकता होगा। तो वो जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद सब जान रहे हैं, किसको पर आरोप लगा रहे थे। और उस बात को लेकर मैं ये कह दूं कि मैं राव इंद्रजीत इतने नाराज है कि वो कांग्रेस मारने को तैयार बैठे हैं। इस बात का उचित है, हुआ होगा उनका मंच पे एक मामला, वो जाने। अब कोई बात अगर है, अगर इनको विश्वास है, ले कांग्रेस के विधायकों को, कौन रोक रहा है इनको? और कोई किसी दल के विधायकों को लेता भी है, कोई अंडरग्राउंड बात भी होती है, तो क्या ढोल बजा कर लेता है क्या मैडम? ये चीजें चुपचाप होती है। ढोल वो बजाते हैं जो झूठ बोलते हैं, ढोल वो बजाते हैं जो अपना पद बचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने। बड़ौली जी को 5 महीने पहले अध्यक्ष बन जाना चाहिए था, यदि उनको अध्यक्ष बनाना चाहते तो। अब ये तो भाजपा जाने उसको बनाएगी नहीं बनाएगी, हम इनकी तरह बीच में तो टांग अड़ाते नहीं, वो उनका आंतरिक मामला है। पर कहीं न कहीं परेशानी होगी, और अपने आप को पोजिशनिंग करने के लिए, अपना महत्व जताने के लिए ऐसी बात कहते हैं। अब ये लंबी चौड़ी बात करते, मैं इनसे पूछता हूँ, जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, इनकी कैबिनेट के जो नंबर 2 मंत्री है श्रीमान अनिल जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड हिट कर, कि भाई सैनी गद्दार है, और इस गद्दार ने और खट्टर के आदमियों ने, अफसरों ने मुझे हराने के लिए षड्यंत्र रचा। इन्होंने क्या बिगाड़ लिया उसका? बड़ी भारी अनुशासित पार्टी है। इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी का, कृष्ण बेदी जी ने, इनका तो चापलूसी की भी होड़ लगी हुई है। कृष्ण बेदी ने क्या बयान दिया कि भाई ये जो नायब सिंह सैनी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समकक्ष है, उससे भी महान है। अब आप बताइए, कहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहाँ नायब सिंह सैनी? तुलना कर रहे हैं चापलूसी की, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्या इस तरह की तुलना कोई व्यक्ति करेगा? संतुलित दिमाग का व्यक्ति इस तरह की कोई तुलना कर सकता है? तो इनके हाथ और चल रही है, चापलूसी करने की, झूठ बोलने की, अफवाह उड़ाने की। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता फलाना आएगा, राहुल गांधी आए और वो विपक्ष का नेता बनाने में भी नाकामयाब हो गए। भाई राहुल गांधी कब हरियाणा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए आए थे? मैं कितनी बार आपकी डिबेट में कह चुका हूं कि हरियाणा आपके हाथों में कम जाता हूं, पर विभिन्न डिबेटों में कहा है कि भाई रजत जी बैठे हैं, रजत जी मेरी बात की पुष्टि कर देंगे। मैंने बार बार कहा है कि विपक्ष का नेता का
और संगठन एक साथ होगा। जब हम अपना संगठन बना लेंगे तभी हम विपक्ष का नेता नियुक्त करेंगे। दूसरा इन्होंने कह दिया, मैंने दावा कर दिया कि फला संगठन बन जाएगा, फला विपक्ष का नेता बन जाएगा। फिर मैं रजत पंजेटा को क्वेट करूंगा, क्योंकि भाजपा के नेता तो झूठे हैं, ये मेरी बात को मेरे सामने ही झुठलाते हैं। और क्योंकि मैं आपके चैनल पर मैंने ऐसा कोई दावा किया नहीं, इसलिए मैं आपको भी गवाह नहीं बना सकता। परंतु रजत पंजेटा के सामने कम से कम 4-5 डिबेटों के अंदर मैं रहा हूं, मैंने कभी दावा नहीं किया कि फला तारीख तक हमारा संगठन बन जाएगा। हाँ, चुनाव से पहले मैंने एक आध बार कही थी, मैंने लास्ट बार चुनाव से पहले मैंने कहा था एक आध बार इस चैनल पर, और उसके बाद मैंने रजत पंजेटा के सामने कह दिया भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तो भविष्य में कभी भी ये कहूंगा ही नहीं कि मैं कांग्रेस का संगठन फलाने तारीख तक बन जाएगा। तो जो बात मैंने कभी कही नहीं, जो कभी बात मैं कहता नहीं, जो आपके भी चैनल पर, आपके चैनल पर भी चुनाव हो रहा है, आप बता दो मैंने कब अतिशयोक्तिपूर्ण दावा किया हो? एक बार भी कभी, चाहे लोकसभा चुनाव में मैंने आप लोगों ने पूछा था आप कितनी सीट जीतोगे, मैंने क्या कहा था? भाई प्लस माइनस, यही कहा था मैंने। और आप 5 सीट जीत गए। आपके 1 मिनट मैडम, आपके चैनल ने मुझे विधानसभा का पूछा, मैंने 50 प्लस माइनस कहा। अब मैंने कौन सी गलत बात कह दी? 10 सीटें हमारी, 37 हमारी आई है, 39% इनको वोट मिली थी, 39% हमको मिली है, और 12 सीटें ऐसी है जो हम 200 से लेकर 2000 वोटों के बीच में हार गए। वरना मेरा अंदाजा यही था 48-50। तो मैंने ना तो कभी अतिशयोक्ति। ठीक है विक्रम जी, आपकी बात आ गई। आप कह रहे मैंने कोई तारीख नहीं दी, ठीक है, और तारीख दे भी दी जाए तो इसमें कोई क्राइम तो है नहीं। आपके नेता तो तारीख देते ही आए हैं बार बार। मैडम मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो और प्रवक्ता ने दी होगी, पार्टी के लोगों ने होगी, इन्होंने तो मेरा नाम लेकर कहा, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। ठीक है कि जो लोग मेरे सामने मेरी बात को कुछ झूठ बोल सकते हैं, वो कितने झूठे लोग हैं, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, आप अंदाजा लगा लो। चलिए इस बात का उत्तर तो इनसे लेंगे, इस बात का उत्तर। अभी आपका जवाब आ गया है। पंजेटा जी, ये जो पोस्ट की गई है मोहनलाल बड़ोली की ओर से, जिसे फिर से पोस्ट किया गया हरियाणा बीजेपी की ओर से, कुछ ही देर बाद मोहनलाल बड़ोली उसको चेंज कर देते हैं, और अब क्या इनेलो कैसे दिख रही? क्या ये केवल एक हो हल्ला क्रिएट किया गया है, शिगुफा छोड़ दिया गया है, या बाकी ऐसा हो सकता है कि कुछ विधायक भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं? आपकी पार्टी कैसे दिख रही हो? देखिए, अंदर की बात तो भाजपा के प्रवक्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ने जो अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है, अंदर की जो सच्चाई है वो तो यही भली बात जानते होंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर जिस हिसाब की दृश्य, जिस हिसाब की ये जो झगड़े के आपस के जो संगठन के रूप में जो इनका काम चल रहा है, जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को भी जो मतलब अच्छी तरह से नहीं पहचानते और अपने जो इस दुनिया में नहीं है, उनका भी अगर नाम लेकर कहीं मंच पे बुलाया जाता है या संगठन के रूप में कहीं उनको शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि धरातल से कांग्रेस बहुत बहुत दूर है, क्योंकि 11 वर्ष बीत चुके हैं। 11 वर्ष से बिना संगठन के पार्टी चल रही है, भगवान भरोसे। तो देखिए, ये अंदर की बात क्या है, उसके साथ साथ हम ये तो जरूर कयास लगा सकते हैं कि संगठन स्तर के ऊपर बिखराव निश्चित है। बिखराव निश्चित है, उसके पीछे तर्क में दूंगा आपको। लेकिन गुट के कोई व्यक्ति संपर्क में है, उससे पहले हो सकता है कि पूरे के पूरे कई गुट संपर्क में हो, और खुद हुड्डा जी अगर भाजपा के संपर्क में ना होते तो आज भाजपा सत्ता में ना होती। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि खुद हुड्डा जी संपर्क में है, क्योंकि वो G23 के बड़े सक्रिय नेता हैं, जो एक एंटी गांधी ग्रुप है इनका, जो कभी नहीं चाहता था कि गांधी जो है कोई भी अध्यक्ष बने। और ऊपर से देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह के उनके पुत्र जो है, पहले उन्होंने कि 5 साल वाला कहा था कि 5 साल तक, अभी राहुल गांधी जी भी बोल के गए उनको टिकट नहीं देंगे, तो ये 5 साल वाला रामकरण पाला के ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ? ये 5 साल वाला चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह के ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ? ये 5 साल वाला गोकुल सेठिया के ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ? और खुले मंचों से चाहे बीजेपी में भी ये 2 साल वाला आप जो कह रहे हैं पंजेटा जी, ना ये किरण चौधरी पर लागू हुआ, ना ये कुलदीप बिश्नोई पर लागू हुआ। कहने सुनने की बातें अलग हैं,
और पार्टियां जो करती हैं वो सबके सामने है। देखिए 5 साल वाला मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने कब बड़े नहीं, मैं अभी जो ज्वाइनिंग को लेकर जो कह रहे हैं बड़ोली साहब ने जो पोस्ट किया कि 2 साल से पहले कोई लाभ का पद की इच्छा ना रखें, तो ये मैं कह रही हूँ हाँ। किरण आई तो उनकी बेटी को आप उनको राज्यसभा भेजा, बेटी को उसके ऊपर टिकट मैं दिया, मंत्रिमंडल में ले आए। कुलदीप बिश्नोई के साथ भी ऐसा ही, बेटे को टिकट दिया। उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा आपने अच्छा किया और मैं खुद भी आ रहा था, क्योंकि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है ये उससे बहुत जुड़ी हुई बात है। आज इतनी चिंता ये जता रहे हैं, क्या श्रीमती किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ना चाहती थी? प्रश्न ये है। आज ये संपर्क में तर्क दे रहे हैं कि नहीं, उन्होंने वैसे तारीफ कर दी, गोकुल सेतिया ने ऐसे तारीफ कर दी, उससे पहले अजय यादव जी कर चुके हैं, वीरेंद्र सिंह जी के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र वीरेंद्र सिंह जो है वो मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं, उनकी कार्यशैली की तारीफ कर चुके हैं कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद। कुलदीप शर्मा जी कभी कर देते हैं, कभी गोकुल सेतिया। तो इनके तो नेता जो है वो भाजपा के नेताओं की, चाहे मोदी जी हो या देश के प्रदेश के नेता, उनकी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन क्या किरण चौधरी जी या कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी छोड़ना चाहते थे, या किसी व्यक्ति विशेष ने उन्हें विवश किया? और राहुल गांधी जी मंच के ऊपर उनकी सुलह कराते दिखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी। तो क्या ये गुटबाजी की वजह से ये परिणाम हुआ कि उन्होंने मजबूरन उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी? तो ये तो कांग्रेस खुद बताएगी कि अगर संपर्क में है तो इसमें किसकी विफलता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इन्हें बताना चाहिए। और अभी विद्रोही जी हाल ही में तो नहीं आपने कोई अभी कहा, लेकिन मैं आपके साथ डिबेट पे था, 7 या 8 अप्रैल की बात है, तो आपने 25 मार्च 2025 की तारीख दी थी, जो कि आपने अभी कहा चुनाव के पहले जरूर मैंने कही संगठन, चुनाव के बाद नहीं मैंने कोई तारीख दी। तो आप ये उठा के देखना, 7 या 8 तारीख की बात है अप्रैल की, और आपने संगठन की डेट 25 मार्च 2025 की थी। छोड़िए गलो उस बात को। आप बड़े भरोसे से आपका नाम ले रहे थे, आप तो भरोसा तोड़ रहे हैं पंजेटा जी। नहीं, मैं भरोसा नहीं तोड़ रहा, मैं बिल्कुल मैं विद्रोही जी के एलओपी की कही थी, एलओपी की कि भाई 25 मार्च को सेशन होगा, उससे पहले बन जाएगा, वो कहा था मैंने, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा, संगठन के ऊपर मैं दोबारा बोलता हूँ, रिट्रीट करूंगा मैं इस बात को, संगठन के लिए कहा था और प्रतिशत के लिए नहीं। संगठन फिर आप गलत कह रहे हैं सर, एलओपी के लिए कहा था। 25 मार्च को हरियाणा का विधानसभा अधिवेशन हुआ था, तो सवाल ये पूछा था कि क्या आपका एलओपी बन जाएगा, तो मैंने कहा था 25 तक आ जाएगा, 25 तक बढ़ जाएगा, ये कहा था मैंने। आप फिर याद चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि विद्रोही जी ने क्या कहा, उस पर हमें बहस का इतना समय हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर इन्होंने कहा भी है तो उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब ये भी क्या कर सकते हैं, हाईकमान को डिसाइड करना है, दिल्ली से चीजें डिसाइड होनी है। देखिए, मैं आपको दोबारा ये बात कहता हूँ, विद्रोही जी के साथ मैं बहुत ज्यादा डिबेट करता हूँ, और विद्रोही जी बिल्कुल हाल ही में उन्होंने नहीं कहा, और ये बचते भी हैं और बड़े स्पष्ट तरीके से बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन मैं इसको चौथी बार दोहरा रहा हूँ, संगठन के लिए भी आपने कहा था, अगर मैं कोई तारीख दे रहा हूँ तो आप वो डिबेट निकाल भी सकते हो सकता है जनता टीवी या किसी टीवी चैनल के ऊपर। चलिए, वो पुरानी बात है, उनका कोई लेना देना खास नहीं, पुरानी बात है। लेकिन आज प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है जो जिस तरह हम जो मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं, जो खबरें हम कांग्रेस के अंदर जो जूतम जूत हो रही है, हाथापाई हो रही है, जो आपस में नफरत भरी हुई है, जिसकी वजह से बावरिया जी टिकट वितरण के समय उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। तो ये गुटबाजी जब लिस्टें सामने आएंगी, चाहे ये जिला स्तर के ऊपर हो, और जिस दिन इनका नेता प्रतिपक्ष बनेगा या प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद तो आप पूरा हो सकता है गुट को भी आप कांग्रेस छोड़ते हुए दिखे, बहुत से नेता दिखेंगे, वो भाजपा में जाते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में आते हैं, कहाँ आते हैं वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, आप लोगों के संपर्क में भी हैं क्या पंजेटा जी? देखिए, ये टू अर्ली टू कमेंट है, और मैं ऐसी चीजों से बचता हूँ। बहुत अच्छी तरह वेद प्रकाश जी जानते हैं कि मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलता जब तक वो घटित हो ना जाए। अगर मुझे जानकारी भी है तो मैंने हमेशा मीडिया के सामने एक ही स्टैंड रखता हूँ। ये काम मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। मेरा काम ब्रेकिंग न्यूज देना नहीं है। पार्टी कोई ब्रेकिंग न्यूज देती है, उसके बाद मेरा काम डिबेट में बैठ के उसके बारे में बात करने का है। संपर्क में होना ना होना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। और जहां तक ये देखिए, ये एक बट नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरीके से किरण चौधरी जी गई, जिस तरीके से इनके अन्य नेता गए, कुलदीप बिश्नोई जी गए,
किरण चौधरी जी की तो मैं आपको बताऊं कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष की भाषा थी वो सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा इनकी गुटबाजी और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और वो अपने आप ही बेबाकी से जो है बापू बेटा शब्द का इस्तेमाल करती रही है अपने बहुत से इंटरव्यूज में, अब भी करती हैं, बेबाकी से करती हैं। तो वो बंटाधार 21 साल से हुड्डा जी के हाथ में कांग्रेस का सब कुछ है, कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। बहुत से नेता उनके आके जो है स्पोक्स पर्सन जो है वो ये बात करते हैं कि बिना कांग्रेस के वो क्या है जो अन्य नेता है, तो बिना कांग्रेस के तो हुड्डा जी पहले तो भजनलाल जी के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, वो खुद का अपना कोई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, चाहे अध्यक्षता उनकी थी लेकिन चलो नाम कांग्रेस का था। तो बिना उसके जब उन्हें सिंबल दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, फ्री हैंड दे दिया गया, तो उसके बाद हुड्डा साहब तो सेकंड टर्म में 40 पे अटक गए थे आके। उनमें तो हजटा के जो थे कुलदीप शर्मा जो स्पीकर थे वो सरकाते के उनका वाला जो केस था 5 साल ऐसे निकाल दिए और उन्होंने राज किया। और उसके बाद से साफ है क्या नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए। लोकसभा में भी हम उनके हमारी पार्टी से 2 लाख वोट कम रहे लोकसभा में, एक MP कम रहा, तो अब उन्हीं के हाथ में है, तब से क्यों नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन तो देखिए अभी अगर आप सरकार ना आने के लिए हुड्डा साहब को अगर कोसा जाए तो जो 37 विधायक आए हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है, मजबूती से बहुत कम अंतर से हारे हैं, उसका क्रेडिट भी भूपेंद्र हुड्डा को देना होगा। आप इसको अदरवाइज नहीं, अगर मैं दोनों ही बातें, क्योंकि हरियाणा के लोग जो राजनीति की समझ रखते हैं, अगर उनके 5 सीटें आई लोकसभा में, 5 नहीं आई, तो 0 से 5 जाने का क्रेडिट भी भूपेंद्र हुड्डा को देना होगा। 37 सीटें अगर आई हैं तो उसका क्रेडिट भी भूपेंद्र हुड्डा को जाएगा। हाँ, हारे उसकी जिम्मेदारी भी भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि ज्यादातर लोग उनके नाम पर ही वोट कर रहे थे, ये भी हमने देखा। दोनों ही बातें साथ साथ चलेंगे। दो लाइनों में उत्तर दूंगा 2 बातों का। पहली बात तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी जब कांग्रेस 10 साल रही, तो बीजेपी ने उसे कैसे कैश इन किया था। कांग्रेस का सिर्फ एक MP रह गया था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोकसभा के अंदर। मैंने आपको अभी भी बताया वो हमसे भी 2 लाख वोट कम थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से लोकसभा में, मोदी वेट के अंदर कांग्रेस के। क्यों नहीं थी ऐसी हालत, क्यों नहीं हुई बीजेपी की? 5 तो जीत गए लेकिन 5 हारे उसका, और वो जो 5 में से 3 जीते हैं वो तो उनका, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, उनका तो कोई मार्जिन ही नहीं रहा। क्या सोनीपत की सीट का क्या मार्जिन है, अम्बाला की सीट का क्या मार्जिन है? क्या आप ये देखिए, खट्टर जी 2 लाख वोट से ऊपर से जीत रहे हैं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। सारा कुछ पूरे मैं कहता हूँ हरियाणा के अंदर कर से लेकर नौकरी नहीं है, किसानों का आंदोलन, सब कुछ होते बावजूद कैसे 2 लाख वोट से ऊपर से खट्टर जी जीत गए? कहाँ कांग्रेस थी? आप मुझे बताइए कि अगर तीसरी बार भाजपा सत्ता में बैठी है, उसकी हार की जिम्मेवारी आज तक कोई लेने को तैयार नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सीट से हार गया, आज तक वो भी लेने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का बंगला खाली करने को हुड्डा भी तैयार नहीं है। हार की जिम्मेवारियां लेने वाला कोई है ही नहीं। ये गुटबाजी इस चरम सीमा के ऊपर है। जैसे इनकी लिस्टें सामने आएंगी, आपने जो हालत टिकट वितरण के समय देखा, जो खिंचा ताली जो आपने टिकट वितरण के समय देखा, जैसे जैसे इनको मिलेंगी या पोस्ट मिलेंगी, तो बाकी जो गुटों के हैं उनके अंदर कड़कड़ी निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। ये तो इनका आचरण रहा है ना पीछे की, तो ये तर्क के साथ बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बीजेपी से जो अब सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से पूछा गया, अगर पोस्ट कर ही रहे हैं, बात में दम है, तो या तो उनको ठीक है आप ज्वाइन करवा लीजिए, बीजेपी में शामिल करवा लीजिए अगर बाकी विधायक साथ हैं, और प्रदेश अध्यक्ष पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट डिलीट करनी पड़ रही है। ये तो जो शब्द इन्होंने कहा कि वो आपने सुने भी, जो कमेंट किए गए हैं उस पर आप उत्तर दीजिए कि क्यों पोस्ट डिलीट करने की नौबत आती है। देखिए ज्योति जी, जिस समय किरण चौधरी जी, कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेता इसी तरह बात करते थे जैसे आज बात करते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने देर सवेर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, छोड़ा। मैं इन्हें आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि किसी हसीन सपने में कांग्रेस पार्टी ना रहे। कभी भी कोई भी पार्टी किसी विधायक का, किसी बड़े नेता का नाम बता करके उसको शामिल नहीं कराती है। जिस दिन बम फूटेगा, जिस दिन इनको जानकारी मिलेगी, इनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो ये बम फोड़ने से पहले ये क्या कर रहे थे कि पोस्ट में कुछ लिख भी देते हैं फिर उसको डिलीट भी कर देते हैं, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा था?
मैडम देखिए, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी या कोई भी पार्टी नाम नहीं बताती है, लेकिन मैं इतना आज को फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ टर्म है, कुछ कंडीशन है, सब लोगों को शामिल भारतीय जनता पार्टी नहीं करा सकती, ना हमें कराना है। और जहां तक देखिए भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता ने बातें कही कि जो दावा करें वो झूठा होता है, तो मुझे आप ये बताइए कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, यही वेद प्रकाश जी, इनकी पार्टी के तमाम नेता दावा करते थे कि अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्या बनी? दावा झूठा निकला। यही लोग दावा करते थे कि निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्या जीती? इनका दावा झूठा निकला। यही लोग अभी जिस तरह से रजत जी ने इनकी पोल खोल दी, इनको डेट के साथ बता दिया कि ये लोग संगठन के बारे में भी डेडलाइन दे चुके हैं, कई बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी दे चुके हैं। और यहां तक कि जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष इनका बनता था अशोक तंवर जी के समय से मुझे ध्यान है, वो हमेशा कहता था कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में हम संगठन बना देंगे। अशोक तंवर जी नहीं बना पाए, कुमारी सैलजा जी नहीं बना पाई, उदयभान जी नहीं बना पाए, और लगातार हम लोग डिबेट्स में आते हैं और आप भी हमारे साथ में रहते हैं, अन्य चैनलों पर भी हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं। लेकिन एक मूल अंतर मैंने कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी में भी देखा है ज्योति जी, कि इनेलो पार्टी भले ही चुनाव हारी, लेकिन कभी भी इनेलो ने आज तक ईवीएम और मीडिया को दोषी नहीं ठहराया। ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। विद्रोही जी हालांकि नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ताओं के लिए मीडिया सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है, जिसको लेकर कोसना ही कोसना है, मीडिया पर बैठकर मीडिया को ही कोसना है। देखिए, कांग्रेस के ज्यादातर प्रवक्ता और नेता वो हमेशा मीडिया को दोषी ठहराते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ईवीएम के अंदर खोट है। देखिए, विद्रोही जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का आज वो प्रयोग कर रहे थे, मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लगी कि अगर मैं भी ये बोलूं कि जो झूठा दावा ये लोग कर रहे थे, ये लोग चोर थे, मक्कार थे, भ्रष्टाचारी थे, ये सब चीजें कहना। चुनाव में दावा करना अलग है नेहरा साहब, चुनाव में दावा आप लोग भी तो कर रहे थे। लोकसभा में आप लोग 11 सीटों की बात कर रहे थे, चंडीगढ़ समेत कर रहे थे ना आप लोग बातें कर रहे थे क्लीन स्वीप करने की। मैडम देखिए, विधानसभा में भी आप लोग अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे थे, वो भी हो रहा था। देश में भी 370 या 400 पार की बात भी कर रहे थे। तो चुनावी दावे और उन दावों को अचीव ना कर पाना, ये झूठ नहीं होता है। ये कह रहे हैं अगर शामिल कोई होने ही वाला है तो पोस्ट डिलीट करने की नौबत क्यों आई, उस पर आप उत्तर दीजिए ना, क्यों किया गया? ज्योति जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमने तो तीसरी बार सरकार बनाई है, हमने तो निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से वो हमने पूरा किया है। और मैं आपको फिर दावे के साथ कह रहा हूं, एक डिबेट आपको फिर से करनी पड़ेगी जब आप ये खबर सुनेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कुछ जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं शामिल होने के लिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तय करना है कि किसको कराना है ज्वाइन, किसको नहीं कराना है, कौन सी टर्म कंडीशन है। एक टर्म कंडीशन तो बिल्कुल तय है, जो आपने चुनाव के समय जिन लोगों का नाम लिया, वो चुनाव का समय था। चुनाव के समय चुनाव जीतने की कुछ रणनीति पार्टी की होती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि कम से कम 2 साल तक कोई भी पार्टी छोड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम करना पड़ेगा। एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे जो वो काम करेगा, 2 साल तक बिना किसी लाभ के पद की उम्मीद लिए अगर कोई आता है भारतीय जनता पार्टी में तो उसका स्वागत है, वो आए भारतीय जनता पार्टी में काम करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में देश के लिए, समाज के लिए और हमारे लोगों के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम लोग हमेशा काम के फील्ड में लगे रहते हैं, जमीन पर लगे रहते हैं, जनता के बीच में लगे रहते हैं। अभी देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर आज संगठन बनाने के नाम पे भी जूतम पैजार मचा हुआ है। मैं फरीदाबाद जिले से आता हूं, बल्लभगढ़ में जो इनके बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ी हुई है जो नेत्री है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने खुली बैठक में ये कहा है कि ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने चुनाव में हमारा विरोध किया है, ये चुनाव हरवाने वाले लोग हैं। अब तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी के पास इतने कार्यकर्ताओं नेताओं का अकाल है कि जो चुनाव में उनको हरवाते हैं उनको वो अगली बैठक में बुलाते हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनको ये बैठक में बुलाते हैं। चुनाव बडोली साहब का बयान याद है आपको? अब तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काफी समय से, वो जब चुनाव हारे थे उनका भी बयान सामने आया था, वो भी पार्टी के कुछ लोगों की ओर इशारा कर रहे थे, ऑडियो भी उनकी ओर से आप जानते हैं वायरल भी हुआ था ऑडियो भी। तो ज्योति मैडम, हम उनको बैठक, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही हो रहा है, ये हारने वाली, हराने वाली बहुत सारे आपके बड़े नेता भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अगर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी ने किसी कार्यकर्ता को टारगेट करके या कुछ हमने कहा है
तो वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर सकता जिसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किया कहीं भी। ना उसको कोई पद देती है भारतीय जनता पार्टी, ना उसको बैठक में बुलाती है। उसको दरकिनार करने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्य करती है। हम इनकी तरह नहीं है, उनको बैठक में भी बुला रहे हैं आप, अच्छा। उनको पार्टी में भी ढोए हुए हैं आप कह रहे हैं हमारा विरोध भी ये लोग करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आपके प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनके सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। उनको हॉस्पिटल तक में भर्ती होना पड़ता है। वो खुद हॉस्पिटल जाके कहते हैं कि मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे हर पद की, हर दायित्व की एक मर्यादा है, एक अनुशासन है पार्टी के अंदर। और हमारे यहाँ जो अभी बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक की जो नियुक्तियां हुई है वो चुनाव की प्रक्रिया के तहत संपन्न हुई है। मैडम आप ये बताइए इनके यहाँ पे क्या पद्धति है? विद्रोही जी बताएं कि किस प्रक्रिया के तहत ये जिलाध्यक्ष चुनेंगे? क्या बाहर से आया हुआ कोई पर्यवेक्षक एक जिले के अंदर जिलाध्यक्ष चुने तो क्या उसको आप ठीक मानती है क्या? हमारे यहाँ की पद्धति मैं आपको बताता हूं। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष का भी अगर चुनाव होता है, नॉमिनेशन होता है, और उस बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो विधिवत रूप से चुनाव करके अपना बूथ अध्यक्ष चुनते हैं। बूथ अध्यक्ष मिलकर के एक मंडल के अंदर, हमारे यहाँ 50 से 100 तक एक मंडल के अंदर बूथ होते हैं, सारे बूथ अध्यक्ष मिलकर एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। मंडल अध्यक्ष आवेदन करते हैं उसके लिए, उनमें से किसी एक को मंडल अध्यक्ष चुनते हैं। सारे मंडल अध्यक्ष मिलाकर के एक जिले के अंदर 20 से लेके 25 से लेके 15 से शुरू हो जाते हैं हमारे मंडल, 15 से लेके 20 तक मंडल होते हैं एक जिले के अंदर। वो सारे मंडल अध्यक्ष मिलकर अपना जिला अध्यक्ष चुनते हैं। चुनाव की प्रक्रिया होती है। सारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे संगठनात्मक दृष्टि से इस समय 27 जिले हो गए। 27 जिलों के अध्यक्ष मिलकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होगा। कोई भी नॉमिनेशन भर सकता है, वोटिंग होती है। इस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव इस महीने में प्रदेश अध्यक्ष आप ये कह रहे हैं दिल्ली से चुनकर नहीं आएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ से जिला अध्यक्ष चुन लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे जिलाध्यक्ष चुनते हैं। हमारे यहाँ पे संगठनात्मक में प्रक्रिया कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां तो आप लोग सीएम भी पर्ची से चुन लेते हैं, या फिर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, 2 ही लोगों की चलती है बीजेपी में। इन तमाम बातों को लेकर कितनी आलोचना आप लोगों की करते हैं विपक्षी? आप हालांकि दावा कर रहे हैं हमारी तो एक पद्धति है, हमारी ये प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष चाहेंगे वो हरियाणा बीजेपी इकाई के अध्यक्ष होंगे, आप ये दावा कर रहे हैं, ठीक है? ज्योति मैडम, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जो हमारी प्रदेश चुनाव अधिकारियों की टीम है 4 लोगों की, मैं उसमें प्रदेश सह चुनाव अधिकारी हूं। तो इस नाते मैं आपको कह सकता हूं जो प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव होगा उस समिति में मैं भी हूं, और जो जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष चुने गए उस समिति को हमने बनाया। मेरे पास 13 जिले आए थे उसमें, और जो मंडल अध्यक्ष हमने चुने हैं, हमने बूथ अध्यक्ष चुने हैं। उस चुनाव की प्रक्रिया का बारीकी से मुझे पता है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने जो बोला कि मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, मुख्यमंत्री विधायक मिलकर के चुनते हैं मैडम, विधायक दल का नेता चुनते हैं। उसमें कोई ऊपर से नहीं आता, सब लोग चुन के और उसके बाद अपने नेता का चयन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे कोई भी दायित्व हो, सबकी एक अपनी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, और हर चीज को बड़े सिस्टम तरीके से हम लोग करते हैं। हमारे कभी नहीं देखा होगा आपने कि मंच माला और माइक को लेकर मारामारी है, अपने मंच लगा हुआ है, उस पर कुर्सियों की भरमार है, एक दूसरे को कोहनियों से नीचे गिरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता। कब कौन सामान्य कार्यकर्ता कितने बड़े अनुशासन वाली पार्टी है, आपकी पार्टी में ज्यादा आवाज नहीं उठाई जाती, जो फैसला हो गया वो हो ही गया। फिर आप जो बता रहे हो उस प्रक्रिया से हुआ, या विपक्षी जो बताते हैं उस प्रक्रिया से, वो आवाज नहीं उठती ज्यादा। देखिए ज्योति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। बात आपने कही नेहरा जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आपने ये कहा कि काफी लोग, कार्यकर्ताओं में अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया तो सब निर्णय के साथ रहते हैं। हाँ, निर्णय होने के बाद ज्यादा आवाज नहीं उठती है। मैं खुद भी यही कह रही हूँ। अभी सुनिए आप। मतभेद नहीं हो सकते मैडम। ठीक है, एक बात कही नेहरा जी ने कि काफी लोग कांग्रेस के बीजेपी में आना चाहते हैं। हालांकि हम देखेंगे किसे कांग्रेस वालों को लेना है, किस विधायक को नहीं लेना है। हालांकि बड़ोली साहब के पोस्ट में ये कहीं नहीं था कि हम कोई शर्त रखेंगे, केवल इतना था कि 2 साल तक कोई लाभ का पद हम नहीं देंगे, पार्टी सेवा करनी होगी। तो विद्रोही जी दावा तो ये कर रहे हैं कि बीजेपी के दरवाजे पर लंबी लाइन आने वाले दिनों में लगने वाली है। पंजेटा जी भी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि एलओपी बनने के बाद एक भगदड़ मच सकती है कांग्रेस में। जिला स्तर का संगठन आप लोग बना लेंगे, जिला अध्यक्ष आप बना लेंगे, तब भी भगदड़ मच सकती हो सकता है कोई बड़ा गुट ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ले। ज्योति जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने का सबको अधिकार है, कौन रोक सकता है? हर पार्टी को दावा करने का अधिकार है, करें, हमें क्या आपत्ति है। पर मैं आपसे एक व्यवहारिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोई विधायक जो आज विधायक है वो अपनी विधायकी से त्याग पत्र देकर भाजपा में जाएगा कि मुझे शामिल कर लो, 2 साल तक मैं तुम्हारी धरी बिछाऊंगा? तो जाएगा? आपको लगता है ये बात?
हाँ, दलबदल अधिनियम के तहत तो कम से कम ये समय नहीं है, चुनाव से पहले तो लोग छोड़ देते हैं पार्टी। चुनाव से पहले की छोड़ी, मैं आज की बात कर नहीं, रहा मैं हूँ। खुद एग्री करती हूँ इस बात पर। तो इस तरह के जो दावे करते हैं वो कितने हास्यास्पद दावे हैं, कितने, मतलब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, किस तरह के लोग हैं, वो टिप्पणी बनती है क्या? आपका चैनल है, मेरे ख्याल में आपके चैनल को भी 20 साल तो हो गया होगा, न्यूज चैनल होते हुए, पुराना चैनल हरियाणा का। हाँ, हरियाणा का सबसे पहला चैनल है। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, 80 के अंदर भाजपा बनी, आपने कांग्रेस का ढोंग कह दो, नोटंकी कह दो, जो शब्द आपने प्रयोग कर ले विपक्ष के साथी, मीडिया के साथी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कांग्रेस में चुनाव की राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन होते हैं, तारीख तय होती है, चुनाव अधिकारी तय होता है, वोट डालने जाते हैं, फार्म भरे जाते हैं, कुछ किया तो जाता है। क्या आपने भाजपा का 44 साल में आज तक सुना कभी कि भाई किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो? आरएसएस वाले नागपुर से भर्ती आती है, बढ़ जाता है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर आज तक चुनाव नहीं हुआ, वो लंबे चौड़े दावे करेगी मंडल स्तर पर चुनाव, फलाना स्टार, मैं पदाधिकारी। आप इस तरह के दावे करके बैठकर आप कर लो, आपकी मर्जी है। पर मैं तो आपको एक मीडिया कर्मी के नाते याद दिलाना चाहता हूँ, आप अपना 30 साल 20 साल पुराना आप अपना खंगाल में कि आपने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का कभी चुनाव देखा हो? आप छोड़िए 2014 का खट्टर जी का वीडियो उठाकर देख लो, पर्ची आती है, 5 मिनट के अंदर बैठक भी खत्म हो जाती है विधायक दल की। ताजा उदाहरण आपका राजस्थान का है, पर्ची राजनाथ जी निकाल कर वसुंधरा को पकड़ाते हैं, वसुंधरा की बच्ची रह जाती है, नाम पढ़ देती है भजन लाल का, किसी को नहीं मालूम। मोहन यादव की पर्ची में ऐसे ही निकलती है उसमें भोपाल में। ये तो आपके सामने है, जिस दल की पर्चियों से मुख्यमंत्री और मीडिया कैमरों के सामने बने हो, और अभी अभी बने हो, कोई लंबी दूर की बात नहीं है, फिर ये दावा करते हैं। और छोड़िए, श्रीमान नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो दंडनाते हुए ये अपने ये विज साहब बैठक से बाहर आ गए, उस मंत्रिमंडल में भी पहले में शामिल नहीं हुए, पर हमें पता नहीं ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने बयान दिया था, मैं नहीं कह रहा, और ये कह रहे हैं विधायक दल की राय से बना था। ये सारे घटना चक्कर आपके सामने है, और फिर आप अपने आप को महिमा मंडन करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाओ, कांग्रेस को, आपकी मर्जी आप लगाइए। देखिए, कोई भी नहीं जाने वाला। अब मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, भाजपा के 5 सांसद हैं साहब, 5 है ना मैडम हरियाणा से, 3 और कांग्रेसी हैं, उनके परिवार भी कांग्रेसी है और वो खुद भी कांग्रेसी। जिस दिन उनको लगेगा कि भाई कांग्रेस दोबारा आ रही है, वो पूछ कर 2 सेकंड लगाएंगे भाजपा छोड़ने। 48 विधायक है भाजपा, 28 कांग्रेसी और लोकदल के लोग हैं, कोई प्रतिबद्ध नहीं है इनके साथ। अगर जनता ही इनकी इतनी साथ होती है, मैं मान लूंगा कि आप हम पर आरोप लगाए, रजत दिन लगा दिए, भाई हमारी नालायकी से जीत गए। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी नालायकी से ये लोग सत्ता में आ गए, मैं इस बात को स्वीकार करने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करता, सफाई है। इनके 28 विधायक तो हमारा लोकदल बैकग्राउंड के हैं, इनका तो विधायक तक नहीं। अगर इनमें इतनी ताकत होती, इतना इनका मंडल स्तर पर संगठन होता, तो क्या जरूरत पड़गी थी इनको? कुलदीप बिश्नोई किन परिस्थितियों में गए, कैसे उनके केस वापिस हुए, और कैसे उनको टिकट मिली, कैसे उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस थे, मनी लॉन्ड्रिंग में वापिस हुए, क्या आप नहीं जान रही हैं क्या? किरण चौधरी जी का 2 साल से चल रहा था, मेरे कहने की जरूरत नहीं। अब तो कार्तिकेय शर्मा ने ही कह दिया कि हमने उनको मैनेज किया था। अब वो कैसे मैनेज किया था, क्यों कैसे मैनेज लोग होते हैं, ये क्या बताने की जरूरत है? और चली गई, उनको राज्यसभा में भेज दिया, बेटी को मंत्री बना दिया। हमारे अहीरवाल में 3 मंत्री हैं मैडम, ये परिवारवाद की बहुत लंबी चौड़ी आंखें हैं। राव नरवीर सिंह जी मंत्री हैं, 4 पीढ़ियों के परिवारवादी, 4 पीढ़ियों से उनका परिवार आजादी के टाइम पहले से ही एमएलए बनते आ रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह का परिवार 4 पीढ़ियों का, जो भी आजादी से पहले एमएलए और एमपी बन के आ रहे हैं। और बंसीलाल जी का परिवार
3 पीढ़ियों का परिवार, बंसीलाल जी के बाद कई परिवार हैं, बेटा, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई भी हैं जिनमें। मंत्री है मैडम, ये मैडम मैं मंत्री पद की बात कर रहा हूँ, मंत्री पद की बात, एमएलए की बात नहीं कर रहा। ओके। पूरे दक्षिणी हरियाणा में एक भी साधारण कार्यकर्ता मंत्री भी नहीं है इनका, और आरोप हम पर लगाते हैं, कहते हैं कि भाई कांग्रेस में लाइन लग जाएगी। अरे भैया, मैं अब उल्टा कह रहा हूं कि कांग्रेस का संगठन बनने के बाद ऐसी एकजुटता आएगी, भाजपा को 5 साल सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं दावे नहीं करता, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं और एक सामाजिक विश्लेषक भी हूं, राजनीतिक विश्लेषक भी हूं। अगर कांग्रेसी नेता, मैं फिर मैडम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हरियाणा के कांग्रेसी नेता जिस दिन ये तय कर ले कि हम निजी स्वार्थों को छोड़ रहे हैं, हमें कोई पद का मोह नहीं है, हमें पद नहीं होंगे, ये भाजपा की सरकार तो 2 महीने के अंदर। तो अभी कांग्रेस के सारे नेता निजी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बात एडमिट कर रहे हैं। त्याग नहीं कर रहे। अगर मैंने क्या शपथ प्रयोग किया है, वो पदों का त्याग छोड़ दे। कांग्रेस के 37 एमएलए है, कांग्रेस का नेता कोई कह देगा मुख्यमंत्री पद के इच्छुक नहीं है, हम केवल जो भाजपा से आएंगे उनको मंत्री भी बना देंगे और मुख्यमंत्री भी बना देंगे। 1 महीने में इनकी सरकार गिर जाएगी, 1 महीना नहीं लगेगा मैडम इनकी सरकार गिरने में। चलिए, सरकार गिरने जैसी बहुमत से है सरकार, तो सरकार ठीक है। मैं समय कम है अभी, मैं लास्ट कमेंट इनेलो से लेना चाह रही हूँ। मैडम आने को तैयार मैडम, मैं एक छोटा सा कमेंट करूं मैडम, पदों के लिए गए थे। एक छोटा सा कमेंट करूं मैडम। हाँ, पदों, ये अवसरवाद है ना, ये अवसरवाद है, जिसकी सरकार आ गई उसी के साथ हो रही है, तो अवसरवाद है। मैं पहले भी कह रही थी। मैडम मैं एक छोटा सा अभी आप रुकिए नेहरा जी, पंजेटा जी, पहले आप मेरी मजबूरी समझिए, आप दोनों ही अभी रुकिए, आप दोनों ही रुकिए। मैडम छोटा सा कमेंट करूंगा, एक छोटा सा कमेंट, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं। चलिए, 1 सेकंड में क्या ही बोल लेंगे विद्रोही जी, बोलिए 1 सेकंड में। अभी नेहरा जी एक सेकंड के लिए अभी डाउन कीजिए। मेरा जी 1 सेकंड बोलूंगा, वो पदों के लिए ही बीजेपी में गए थे और कांग्रेस अगर उनको पद दे देती है, मुख्यमंत्री मंत्री के पद, वो 1 दिन छोड़ 1 मिनट नहीं लगाएंगे बीजेपी। ठीक है, ये फैक्ट है अपने आप में। पंडिता जी, पहले जो बात लिखी गई सोशल मीडिया पर, उसमें विधायक लिखा गया, उसके बाद कुछ लोग लिखा गया, तो ये क्या दल बदल अधिनियम के जो टेक्निकल हम कहीं कारणिक है कि बदलाव किया गया? अभी चुनाव हुए हैं और बडोली साहब भी कह रहे हैं कि विधायक आ जाएंगे, विधायक आना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली उसके लिए तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बिल्कुल इम्पोज आएगा। और जो अभी कुछ बातें हो रही थी जिसकी वजह से मुझे लगता है वो ज्यादातर बातें विद्रोही जी ने बोली थी, जिस वजह से हमारी हंसी नहीं रुक रही थी कि ये बोल रहे थे, देखिए नैतिकता और ये झूठ सच मक्कारी सिद्धांत, मुझे लगता है ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं जब किसी भी पार्टी को, ये जो राष्ट्रीय दल है, किसी भी नेता को चुनना होता है। इनके पास तो वॉशिंग मशीन रही है, बड़े बड़े उदाहरण रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस रहे हैं। अजीत पवार जी को ले लीजिए, पूरी एक लिस्ट आई थी जिनमें कुछ टाइमलाइन के अंदर सबके जो केसेस खत्म हो गए थे। तो जो भाजपा के अंदर इन्होंने एक लंबी चौड़ी वो लिस्ट बनाई है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लेंगे स्वच्छ छवि के, तो वो नहीं होता। और दूसरा इन्होंने कहा इनकी पार्टी में एक बहुत बड़ा अनुशासन है, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे और कोई ऐसे नहीं बोलता। तो मुझे अभी भी याद है कि जब चुनाव अनाउंस हुए थे और रजौर की जो सीट थी और नायब सैनी मुख्यमंत्री होते हैं, उनके सामने करणदेव कंबोज ने जिस तरीके की भाषा और जैसे अपमान किया था, और अनिल विज जी भाषा नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी थी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और एक ये अनिल विज जी ने जो बडौली जी का सीधा इस्तीफा ही मांग लिया था, उसके बाद चलो आंखें दिखाई गई, क्या उन्हें इग्नोर किया गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन रामविलास शर्मा जी का नाम चल रहा था, तो खट्टर जी का तो किसी को पता ही नहीं था, खुद हैरान थे रामविलास शर्मा जी, आज तक नाराज है वो तो इस बात से कि कैसे खट्टर जी मुख्यमंत्री बन गए। वसुंधरा जी का तो चेहरा देखने लायक था। ऐसे ही चाहे आप मोहनलाल यादव का ले लीजिए, तो ये भाजपा में सिर्फ ये एक प्रोसेस को फॉलो करना, ये मुझे नहीं लगता ये कोई वास्तविकता के कहीं आसपास है। जी पंडिता जी आगे बिल्कुल भी समय नहीं मेरे पास चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया नेहरा जी, माफ कीजिएगा समय नहीं अलाउ कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। मोहनलाल बडोली का दावा और उसके बाद हरियाणा में जिस तरह से सियासत तेज हो गई है उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।